वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म फ्रॉम इरफान मसूद। जैसे कि आपको पता है कि हम इरफान मसूद से ही मेडिसिन कवर कर रहे हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ साथ एक और चीज़ है जो लिंक करती है, वो है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ आ रही होती हैं। अच्छा, होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने में ना, जब आप पेशेंट को क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स देखते हो या वार्ड में मरीज़ देख लेते हो, तो फिर चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो हम इसको उसी तरह से लेके चलते हैं कि जैसे एक मरीज़ आया आपके पास और हिप फ्रैक्चर हो गई थी उसकी, या कोई सर्जरी हुई थी, और उसके बाद जो है अब उसको क्या सिम्टम आ रहे हैं कि जी टांग जो है या तो उसकी सूज गई है, फिर कुछ दिनों के बाद उसको जी छाती में दर्द होने लग गई है, सांस लेने में मसला हो रहा है। तो क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, ये वास्कुलर इवेंट्स होते हैं, थ्रोम्बोवास्कुलर इवेंट्स हैं, और इसमें हमारे पास ये होता है कि सर्जरी की वजह से या कुछ मेजर माइनर रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ना हम लिंक करेंगे आपस में, एट द एंड जो है वो इसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं विद अ सिनेरियो। ठीक है, अब लाइक देखें इसको इस तरह से देखें कि 22 ईयर ओल्ड थिन फीमेल स्टूडेंट ऑन OCP presented with complaint of painless right calf swelling. She has elevated her leg for 2 days due to the right ankle sprain. No prior medicine history, and there is no history of any recent surgery. On examination, her right calf is 1.5 centimeter larger than the left one. She had 2 to 3 risk factors, that is OCP, trauma and immobilization. वेल स्कोर ये हम अभी पढ़ेंगे। उस वो बता रहा है क्या कि ये मॉडरेट रिस्क है। पॉजिटिव क्वांटिटेटिव एलाइजा है, कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड नेगेटिव आया। इन सारी चीज़ों के बाद जब आपने देखा कि इतना मसला नहीं है, आपको ऐसा फील हुआ, आपने कहा कि पेशेंट को ना मैं क्लिनिकली इवैल्यूएट करूँगा। आपने पेशेंट को घर भेज दिया और हर दूसरे तीसरे दिन आप पेशेंट को बुलाते रहे कि चीज़ें ख़राब तो नहीं हो रही। पेशेंट जो है वो उसने एक विज़िट स्किप कर दिया डॉक्टर का, और फिर जो है ना वो इस विज़िट के 10 दिन के बाद वो एमरजेंसी में प्रेजेंट करती है विद एक्यूट ऑनसेट डिस्नी एंड चेस्ट पेन। तो इसके अंदर आपको क्या चीज़ समझ आ रही है? एक चीज़ तो आपको ये समझ आ रही है कि ये फ़ैसला गलत था कि पेशेंट को क्लिनिकली इवैल्यूएट किया जाए। इस मोमेंट पर जब पेशेंट इन चीज़ों के साथ प्रेजेंट कर रहा था, ऑल्दो उसकी रीसेंट कोई सर्जरी नहीं हुई थी, कोई प्रायर मेडिसिनल हिस्ट्री नहीं थी उसकी, यंग पेशेंट थी, और इमोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, 2 दिन की थी, स्टिल इस चीज़ जो थोड़े बहुत रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव थे, लाइक ट्रॉमा था, इमोबलाइजेशन थी, तो सही ना, उसको क्लिनिकली इवैल्यूएट करने की बजाय लो डोज जो थेरेपी थी ना वो स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। उसको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस था, और बाद में क्या हुआ कि वो थ्रोम्बस जो है ना, ये जो वेन्स होते हैं पोप्लेटल वेन्स के नीचे जो भी थ्रोम्बाई होते हैं, ये यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये जाके फिर कहाँ बैठ जाते हैं, आपके लंग्स तक पहुँच जाते हैं। थ्रोम्बस जब डिसलॉज होता है तो वो क्या होता है, एम्बोलस बन जाता है। ठीक है, अब ये टांग है, ठीक है, ऐसे करते हैं हम, ठीक है, वो थ्रोम्बस उसके यहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है, वहाँ से डिसलॉज हुआ है, और ये यहाँ से इंफीरियर वेना के बाद राइट हार्ट देन लंग, ठीक है, ये यहाँ से बड़े आराम से लंग्स तक पहुँच जाते हैं। अब जो सिम्टम आ रहे हैं ना, वो इसको सारे वो आ रहे हैं कि जो सांस खराब वाले आ रहे हैं। उसमें जो सांस ख़राब होता है ना, ये सिर्फ इसलिए ख़राब नहीं हो रहा कि उसका वेसल के अंदर कोई मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है। एक तो चलो ये भी है ना कि हम ये देख लें कि ये हमारा लंग है, ठीक है, अब यहाँ पर जो एक गैस एक्सचेंज है वो ठीक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मरीज़ को अब सांस का मसले के साथ वो इमरजेंसी में आया। एक चीज़ तो ये है ना कि जी जो आपके एल्वेलाई हैं, ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूज के बाद जो एट द एंड एल्वेलाई बनते हैं, ये वेजल है, यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता, इसमें यह भी होता है कि हमारे पास ऐसे इन्फ्लेमेटरी जो हैं वो मार्कर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, जो यहाँ पे जैसे सरफेक्टेंट की जो अमाउंट है उससे भी चेंज कर देंगे, और भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो एल्वेलाई के अंदर भी आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता और पेशेंट डिस्निया के साथ आता है। यानी पहले मसला कम था, अब मसला ज़्यादा हो गया है। अगर यहाँ पे इसको प्रॉपरली ट्रीट कर दिया जाता तो ये चीज़ ना आती। अगर डीबीटी को देख लिया जाता ना, तो ज़रा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर पेशेंट ना आता। तो इसका डायग्नोसिस किया है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो हमने अभी यही देखना है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, डीवीटी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और हम जो है वो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें कि जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी आपको समझ तो आ ही गया कि क्या है ये।
ये वास्कुलर इवेंट्स है, ठीक है, पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज़ है ये, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी वो भी आपको समझ आ गई कि थ्रोम्बस है। अब वो थ्रोम्बस होता है जो एक जगह पे पड़ा हुआ था, वो एम्बोलस बन गया, वो वहाँ से गुजर के आगे चला गया, ठीक है। और ये कहाँ तक पहुँच गया, वेन्स में जाएगा ना, वेन के अंदर पड़ा हुआ है ना, वेन से राइट हार्ट तक पहुँच गया, राइट वेंट्रिकल ने जो है ब्लड भेजा लंग्स को, तो वो लंग्स के अंदर पहुँच गया पल्मोनरी आर्टरी में, वहाँ पे जाके इसने काम ख़राब कर दिया है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। रिस्क फैक्टर्स यू ऑलरेडी नो कि विरकोस्ट्राइड होता है, कि 3 चीज़ें हैं। क्यों बनेगा थ्रोम्बस? थ्रोम्बस 3 वजूहात की बिना पर बन सकता है। या तो हमारे पास जो ब्लड वेसल है ना, उसके अंदर देखें कोई चीज़ एक जगह पे पड़ी रहे ना, तो वो गंदी हो जाती है। या तो स्टेसिस है, वो एक जगह पे पड़ी हुई है, उसके अंदर सारे प्लेटलेट्स भी हैं, ब्लड के अंदर कोएगुलेशन फैक्टर्स भी हैं, तो वो थ्रोम्बस बना देगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि जो आपकी ब्लड वेसल है वो इंजर हो गई है। जब वो इंजर हो गई है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ आपको पता है इंजर्ड ब्लड वेसल क्या करती है, वहाँ पे प्लेटलेट्स आके अटैच होने लग जाते हैं। जब वो अटैच होने लग जाते हैं तो वो भी एक चीज़ थ्रोम्बस बना देगी। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, तीसरी चीज़ ये कि इस बंदे के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ना वो ज़्यादा हों, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो, या जो एंटी कोएगुलेंट्स हैं वो कम हो। इसकी वजह से क्या होगा कि जब कोएगुलेशन फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, या ऐसी कोई भी कंडीशन है, तो वो आके वहाँ पे क्या होंगे कि क्लॉट बना देंगे, ठीक है। तो ये जो क्लॉट बना देंगे भी थ्रोम्बस बन जाएगा। अब ब्लड फ्लो कर रहा है, ये अगर फ्लो करना शुरू कर देते हैं तो एम्बोलस बन जाएंगे और जाकर स्टक कर जाएंगे कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि लंग्स के अंदर है। अच्छा, तो ये स्टेसिस हो सकते हैं, इंजरी टू एंडोथीलियम हो सकती है, हाइपरकोगुलेबिलिटी हो सकती है। फीचर्स क्या हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इनके फीचर्स ये होते हैं कि जैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है कि जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। अच्छा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब है कि लंग्स में बात जा चुकी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है ये। प्लूरिटिक चेस्ट पेन है, कफ है, हिमोप्टिसिस है। अगर तो पल्मोनरी एम्बोलस जो है वो बहुत लार्ज है ना, और उसका बहुत ज़्यादा स्फीयर मसला बन गया है, सांस में भी मसला आ रहा है और ज़्यादा काम ख़राब हो गया है, तो सिनकपी में भी जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि टू पिलर ऑर्थोपनिया हो सकता है उसको, कि वो दो सरहाने ही रखता है तो जी उसका बीपी लो हो जाता है। इन्वेस्टिगेशंस हम इसमें क्या क्या करवाते हैं, साइंस अगर हम देख लेना, पहले ये मिस हो गया, उसकी जेवीपी डिस्टेंडेड होगी, राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, वहाँ से आगे जा रहा है ना, तो जेवीपी डिस्टेंडेड होगी। हार्ट रेट उसका ज़्यादा होगा, सांस ज़्यादा होगी, S4 आपको सुनाई दे रही होगी, और हल्का हल्का बुखार भी मिल सकता है। आपको इन्वेस्टिगेशंस में चेस्ट एक्सरे करवाने की ज़रूरत है, ABG और ECG। अच्छा, ABG पे आपको क्या मिलेगा कि अल्कलोसिस में जा रहा होगा पेशेंट। क्यों? क्योंकि वो आपका क्या है, पेशेंट तेज़ी से सांस ले रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा बाहर को निकाल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो है। और हाइपोक्सीमिया क्यों मिल रहा है? हाइपोक्सीमिया इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसके अंदर गैस एक्सचेंज अच्छे से हो नहीं पा रहा, तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम है। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस कर देंगी। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है ना बॉडी के अंदर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होगा तो बॉडी के अंदर H2CO3 बनता है ना, एसिड बनता है। तब ये अगर कम है तो ये हमारी बॉडी किस में जाएगी, रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास चेस्ट एक्सरे की चीज़ें आती हैं कि हम ये रूल आउट करते हैं कि क्या लंग का मसला चल रहा है, अंदर कोई और चीज़ तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। बेसिकली जो एल्वेलाई है ना, जब उसके अंदर सरफेक्टेंट कम होने लग जाता है ना, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ही होता है। तो क्या होता है, सरफेक्टेंट कम होगा तो आपके जो एल्वेलाई वो आपस में कोलैप्स कर जाएंगे। सरफेक्टेंट क्या करता है, ये एल्वेलाई को कोलैप्स होने से ही बचाता है ना। यूँ समझ लें कि एक घी की लेयर है जो आपस में चिपकने नहीं देती, स्लाइड हो रही है, तो जब वो नहीं होगी ना तो ये आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, वेस्टर मार्क साइन मिलता है मोस्टली, तो ये मिलता है, ठीक है। कॉमन ये है, फोकस होता है ये ओलिगीमिया, ठीक है, कि क्या होता है कि हमारे पास जो पल्मोनरी एम्बोलस है ना, जहाँ पे उसके डिस्टल जो है ना वो आपको मिलता है कि ज़रा वेजो कंस्ट्रिक्शन आपको मिलती है। तो ये वेस्टर्न मार्क साइन, हैम्पटन साइन थोड़ा अनकॉमन है, ये भी देखने को मिल सकता है कि पल्मोनरी इन्फाक्शन के साथ जो है ये एसोसिएटेड होता है। अच्छा, ECG पे हम इसको करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि S1Q3T3 है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि S1 का मतलब ये लीड है, हमारे पास जो है ना ECG की लीड्स होती हैं 1 2 3 एंड V1 to V6। तो 1 लीड के अंदर S वेव को देखना है, और लीड 3 में आपने Q वेव और T वेव को देखना है। T वेव जो है वो आपको इन्वर्टेड देखने को मिलती है इसमें।
अच्छा लोअर, अच्छा अब ये तो चीज़ें हो गई ना जो आप करवा रहे हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डॉपलर स्कैन करवाना है। डॉपलर स्कैन करवाएंगे उसके अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो आपको कंफर्मेशन देंगी कि जी डीवीटी चल रही है कि नहीं चल रही। इसके अलावा सीटी एंजियोग्राफी ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। कोई क्लॉट्स वगैरह हैं तो वो पता चल जाएंगे। पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा डी डायमर एलिवेटेड होना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कंफर्म नहीं करता, क्योंकि और डिजीज़ के अंदर भी ये हाई हो सकता है, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह, नमूनिया, तो उसमें भी हाई हो सकता है। अच्छा अब एक चीज़ है, हम क्लिनिकली पेशेंट को कैसे जो है ना वो देख सकते हैं कि इसको डीवीटी है या कुछ और है। अब डीवीटी के अंदर ना हम क्लिनिकली देखते हैं कि हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से। मिसाल के तौर पर आपने ना कुछ सवाल पूछते जाना है और आपने +1 ऐड करते जाना है या -2, ठीक है। तो अब उससे आपको पता चलेगा कि क्या है। अगर कम से कम 3 इसका स्कोर 3 आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये मोस्ट लाइकली डीवीटी हो सकता है या है। कैंसर है उसको +1, अगर वो फालिज का मरीज़ है या इमोबलाइजेशन है तो +1 कर दें। अगर वो रिसेंटली वो बेड पे रहा है, ठीक है, 3 दिन से, या मेजर सर्जरी हुई है उसके 1 हफ्ते पहले, +1 उसको नंबर दें, ठीक है। फिर लोकलाइज टेंडरनेस है, यानी कि जो डीप वेन जहाँ पर ट्रक है वहाँ पर टेंडरनेस है, या लेग जो है उसकी स्वेल हो गई है, काफ उसकी स्वेल हो गई है, पिटिंग एडीमा है, पहले कोई डीवीटी हुई थी वो डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, या सुपरफिशियल वेन्स जो है ना वो मतलब डायलेटेड है। और ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों में से कुछ भी है ना उसका 1 ऐड करते जाएं। अगर 3 का स्कोर बन जाता है मतलब मोस्ट लाइकली डीवीटी। और अल्टरनेटिव डायग्नोसिस को भी देखना आपने, हो सकता है उसको कोई और डायग्नोसिस हो, तो आपने ये चीज़ सोचते हुए ना -2 कर देना है। यानी फॉर एग्जांपल 5 चीज़ें पॉजिटिव आ गई हैं, तो आपने 5 वो अल्टरनेटिव डायग्नोसिस का -2 किया तो 3 बन गया। 3 का मतलब क्या है कि हाई प्रोबेबिलिटी है इसको। अच्छा फिर एक और स्कोर होता है, हम देखते हैं कैटेगरीज बनाते हैं, क्योंकि हमने ना पेशेंट को क्लिनिकली जज करना है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, बहुत रिस्की होती है डिजीज़ ना, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि अब हम वेट करें और जी टेस्ट के आने का कि जी रिज़ल्ट आएगा, इन्वेस्टिगेशन आएगी तो हम इलाज करेंगे, तब तक मरीज़ गया। तो हमने ये कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि लो रिस्क है। लो रिस्क हम तब कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी माइनर सर्जरी हुई है, माइनर सर्जरी यानी छोटी मोटी सर्जरी हुई है, 40 साल से कम उम्र है, उसकी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो इसके अंदर काफ डीवीटी होने का 2% चांस है, प्रोक्सिमल डीवीटी का 0.4, इसका आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का 0.2%। इसी तरह से जो हमारे पास मॉडरेट रिस्क है, ये उस बंदे में होता है कि जिसके अंदर माइनर सर्जरी हुई है लेकिन उसके अंदर कोई एक रिस्क फैक्टर है, या उसके अंदर सर्जरी हुई है और उसकी उम्र ज़्यादा है, 40 से 60 साल का है, वो एडिशनल रिस्क फैक्टर चाहे कोई ना हो तो ये मॉडरेट रिस्क होगा। हाई रिस्क वो होता है जिसके अंदर सर्जरी हुई है, उसकी उम्र 40 से ज़्यादा है और मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से ना मतलब आपने जो हिस्ट्री लेनी है ना, हिस्ट्री के अंदर ही आपने चीज़ों को रूल आउट कर देना है और आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। ये जो बात है ना इन्वेस्टिगेशन की, ये बाद की चीज़ है। मतलब ये आपने भेज ज़रूर देने हैं टेस्ट, मतलब आप साथ साथ कर रहे हो वो आप भेज देते हो, लेकिन जो ट्रीटमेंट होता है ना, ये जो चीज़ होती है वो आपने ऑन स्पॉट मतलब उसको करना होता है। डॉक्टर का हाथ बड़ा काम होता है। एक अच्छा डॉक्टर जो होता है वो इन्वेस्टिगेशंस पे रिलाई नहीं कर रहा होता, उसकी अपनी जो ग्रिप है ना वो बड़ी अच्छी होती है, उसके हाथ ही एक बहुत बड़ी ना लैब होती है और वो ही सारा कुछ डिसाइड कर रही होती है। अच्छा एक है वेल स्कोर। वेल स्कोर में आप ये देखते हैं कि जैसे आप वेरिएबल और उसका स्कोर देते हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ होती हैं, फिर आप उसके लिहाज से देखते हो कि प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। जैसे डीवीटी के साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं, साइन एंड सिम्टम आपने देख लिया, जैसे आपने मरीज़ में देखा था कि उसको लेग की स्वेलिंग थी, ये था वो था, और आपने उसकी हिस्ट्री में देखा कि ये सवाल आपने उसको पूछना है कि पहले कहीं चोट तो नहीं लगी, सर्जरी तो नहीं हुई वगैरह वगैरह, इमोबलाइजेशन तो नहीं की, कोई प्लास्टर तो नहीं लगा था टांग पर जो ज़्यादा देर रहा हो। अच्छा वो सारी चीज़ें आप निकाल चुके हो, अब आपने देखना है कि डीवीटी के साइन एंड सिम्टम हैं, तो आपने उसको 3 नंबर देने हैं। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का के चांसेस आपको ज़्यादा लग रहा है, यानी कि जो साइन एंड सिम्टम आपने देखा कि उसको डिस्निया भी है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन भी है और बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, साइंस भी मिल रहे हैं आपको, टेकिकार्डिया टेकिपनिया भी मिल रहा है, ठीक है, आपको जो आपने S4 साउंड देखे आपको वो भी मिल रहा है, मतलब आपको प्रॉपर सस्पिशन लग रही है, उसको 3 नंबर और दे दें। हार्ट रेट उसका 100 से ज़्यादा ना, उसको 1.5 नंबर दे दें, 1.5। अगर वो इमोबलाइजेशन रही है उसकी और 4 हफ्ते पहले उसकी सर्जरी हुई है, 1.5 नंबर दे दें। पल्मोनरी एम्बोलिज्म या डीवीटी उसको पहले हो चुका है, ठीक है, माजी में,
पास्ट हिस्ट्री में आपने पूछा, उसने बताया कि मुझे पहले भी ऐसा हुआ था, 1.5 नंबर दे दें। उसकी खांसी में खून आ रहा है, 1 नंबर दे दें। उसको कैंसर है, 1 नंबर दे दें। ठीक है, फिर सारे स्कोर जो है वो निकालें। अगर तो उसको 2 नंबर बन गए हैं ना मरीज़ के, इसका मतलब कि बहुत कम चांस है। अगर 2 से 6 के दरमियान उसका नंबर आता है, इसका मतलब मॉडरेट चांस है। अगर 6 से ऊपर, इसका मतलब है उसको, ठीक है, हाई चांस है इसका। एंड देन स्टार्ट, मतलब अच्छी हिस्ट्री और ट्रीटमेंट। एक्यूट जो है ना, जो आपने उसको मैनेज करना है, वो ये होता है कि जी आपने लो मोलेकुलर वेट हेपरिन देनी है उसको। सबक्यूटेनियस आपने इनोक्सापेरिन लगानी है 1 mg/kg, यानी मिसाल के तौर पर उसका 70 किलो वज़न है, तो उसके लिहाज से आपने 1 kg के अंदर 1 mg जाएगा। ठीक है, इस लिहाज से आपने देनी है, एक दिन में 2 मरतबा देते हैं। या डाल्टापेरिन दें। इसके साथ जो है दूसरा अल्टरनेटिव जो है ना, वो हमारे पास अल्टरनेटिव एजेंट्स इसलिए होते हैं कि हर चीज़ हॉस्पिटल में एट अ टाइम मौजूद भी नहीं होती, तो जो चीज़ मतलब अवेलेबल होती है उसके लिहाज से, और अल्टरनेटिव वैसे भी होना चाहिए। वैसे मोस्टली हेपरिन और वारफरिन वगैरह जो है इसी के ऊपर मतलब चल रहा होता है, ये अवेलेबल होते ही हैं। अल्टरनेटिव लो मोलेकुलर वेट हेपरिन की जगह जो है ना वो फोंडापेरिनक्स है। फिर थ्रोम्बोलिटिक्स आप उससे देते हो। ये क्या है कि जो ये थ्रोम्बस बना हुआ है ना उसे तोड़ेंगे। अब जैसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ना, इसने क्या करना है कि एक क्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको तोड़ने का काम किसका होता है? प्लाज्मिनोजन। ये वो तलवार है ना जिसने इस क्लॉट को तोड़ना है ना, तो अब ये इनएक्टिव होता है ना, प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव होता है, इसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करना होता है। तो फिर इसको एक्टिवेटर जो है ना, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए जो है वो लगा दो कि ये हो जाए, या स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दो ताकि ये क्लोट को थ्रोम्बोलिटिक्स वाला काम करे। ये हो गया एक्यूट मैनेजमेंट। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पे। अब ये तो नहीं करना ना कि जी मरीज़ को आपने एमरजेंसी में ठीक हो, वो उसको मतलब सिम्टोमेटिकली कर लिया तो बस ठीक है, अब उसको घर भेजो। उसको घर में उसकी मेडिसिन भी स्टार्ट करनी है। जब आपने ये दिया था ना लो मोलेकुलर वेट हेपरिन, उसके साथ ही आपने जो है ना वो वारफरिन भी स्टार्ट करवा दी थी। घर के लिए देना हो ना तो आप वारफरिन देते हो। अब वारफरिन जो है ना वो आपने देनी है इस लिहाज से देनी है, आपने आईएनआर मॉनिटर करना है उसका। आईएनआर जो है ना वो 2 to 3 के दरमियान लेके आना है। या जो है वो दूसरा ऑप्शन ये है कि घर के लिए आप उसको रिवोरोक्साबैन दे दो। ये औरल है, ठीक है। इसके साथ ये है कि आईएनआर को आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ठीक है आपने मेडिसिन तो स्टार्ट करवा दी, वारफरिन भी है, रिवोरोक्साबैन भी है, आपने लो मोलेकुलर वेट हेपरिन दी है, उसको थ्रोम्बोलिटिक्स दे दिए। अच्छा, अब और क्या करना है, ये कि ड्यूरेशन कितनी हो, कितनी देर तक जारी रखना है, सारी ज़िंदगी जारी रखना है। अच्छा, अगर तो वो कहते हैं कि आपको पहली बार डीवीटी हुआ है, या फर्स्ट आपका जो है ना ये इवेंट है, ठीक है, डीवीटी का या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, और लिमिटेड रिस्क फैक्टर थे आपके, तो फिर 3 महीने तक। अगर जो है वो आपका मतलब कि इस तरह से है कि मेल के अंदर जो है ना वो ज़्यादा चांस होता है, मेल है, डी डाइमर एलिवेटेड है, एंटी कोगुलेशन आपने छोड़ दी और 1 महीने बाद आपने टेस्ट करवाया, डी डाइमर फिर भी एलिवेटेड था। फर्स्ट अनप्रोवोक्ड जो है ना वो ये इवेंट है, थ्रोम्बोवास्कुलर इवेंट है, तो फिर आप 3 महीने से ज़रा ज़्यादा जारी रखो। फिर वो कहते हैं कि एक और चीज़ है कि आप सारी ज़िंदगी जारी रखोगे अगर आपका जो है ना आपका ये दूसरा इवेंट है, यानी पहली मरतबा आपको हो चुका और ये दूसरा इवेंट है, तो अब रिस्क नहीं ले सकते, अब आपको सारी ज़िंदगी खानी होगी। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो उस बंदे के जो अंदर जो है ना वो प्रोथ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं कि इसको ये दोबारा हो सकता है। और फिर एक और चीज़ कि अगर वो कैंसर का मरीज़ है ना तो फिर आप वारफरिन पे स्विच करते हो, मतलब जब तक उसका कैंसर ठीक नहीं हो जाता ना तब तक आपने उसको कंटिन्यू रखनी होती है उसकी मेडिसिन।